हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड फॉर लाइफ। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बिकॉज रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। आप यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसको ही रीयूज करते हैं, नेस्ट करते हैं एंड उसी के हेल्प से एक प्रॉपर इंटायर कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। तो जानते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी रिएक्ट ऐप का। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कि जो भी आप लोग रिएक्ट में लिखने वाले हैं कोड, जो भी आप चीज़ इंसर्ट करेंगे डॉब में, वो एक तरह का कंपोनेंट ही होगा। अगर मैं आपको रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर reactjs.org करके यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आप देखिए ये एक कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है एंड देन उसके बाद इसका बस मैंने कंटेंट चेंज किया है एंड यहाँ पर मैंने एक और कंपोनेंट सेम एंड दूसरा ये लास्ट कंपोनेंट यहाँ बनाया हुआ है। ऐसे ही एक ये सिंपल कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में ए सिंपल कंपोनेंट। यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक कोड लिखा हुआ है और इसका आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमने एक स्टेटफुल कंपोनेंट बनाया है जिसके बारे में आगे जानेंगे कि स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है। उसका रिजल्ट यहाँ पर देखिए, टाइमर यहाँ पर जो है चल रहा है। ठीक है, एक हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी है यहाँ पर जिसमें हमारे इवेंट हैंडलर्स भी अटैच्ड हैं, स्टेट्स भी हैं और क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है यूज़र से डेटा जो भी यहाँ पर एंटर करवाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड टू, एंटर हिट करा और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेटा जो है ऐड हो गया। तो ये अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, आप इसको बनाकर रीयूज कर सकते हैं। सो बेसिकली कंपोनेंट दो तरह के होते हैं रिएक्ट में। द वेरी फर्स्ट वन इज द क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज फंक्शनल कंपोनेंट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात हम आगे करेंगे बिकॉज हमें उसके लिए वहाँ पर स्टेट समझनी होगी कि स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को और स्टेट में कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ। तो चलिए फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ देखते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली स्टेटलेस कंपोनेंट होते हैं। तो स्टेटलेस कंपोनेंट के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कुछ भी कि हाँ स्टेट क्या होती है, कैसे काम करती हैं और इसका मतलब क्या है यूज़ करने का। सो बेसिकली आप अभी के लिए इतना समझिए स्टेट के बारे में कि स्टेट वो प्रॉपर्टी वैल्यूज होती हैं जो आपके कंपोनेंट के डेटा को मैनेज करती हैं। ठीक है, सो अलग अलग कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग डेटा को रेंडर और अपडेट कराने के लिए, तो उसको मैनेज करता है स्टेट। तो फंक्शनल कंपोनेंट स्टेटलेस कंपोनेंट होते हैं बट हम लोग हुक्स का फीचर यूज करके वहां पर अपने कंपोनेंट को स्टेटफुल कंपोनेंट बना सकते हैं। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल एंड क्लास बेस्ड। तो फंक्शनल को हम लोग स्टेटलेस बोलते हैं एंड क्लास बेस्ड को हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट बोलते हैं। सो फंक्शनल भी अब हम स्टेटलेस नहीं बोल सकते बिकॉज वहां पर भी आप स्टेट जो है यूज कर सकते हैं यूजिंग दी हुक मेथड। तो आगे अगर देखें नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल मेथड का एक्सेस नहीं मिलता है। तो लाइफ साइकिल मेथड भी अभी आप लोगों को नहीं पता है। आप बस इतना जाने ही कुछ मेथड्स होते हैं जो आपके पूरे कंपोनेंट की लाइफ साइकिल बताते हैं कि कंपोनेंट कब माउंट होगा, कब अपडेट होगा, तो क्या करना है एंड देन जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब वो रेंडर नहीं हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो क्या करना होता है। एंड द लास्ट वन इज, इसका सिंटैक्स एक रेगुलर फंक्शन की तरह ही होता है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में एक रेगुलर फंक्शन बनाते हैं, आपको वही सिंटैक्स यहाँ पर यूज करना पड़ता है। तो चलिए बना कर देखते हैं अपना पहला फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर ऐप जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी जो कि माई ऐप नाम से थी, वो मैंने खोल लिया और यहाँ पर मैंने एसआरसी फोल्डर में जितनी फाइल थी सब डिलीट कर दी ताकि जो भी काम मैं करूँ वो स्क्रैच से करूँ। सो यहाँ मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे दूंगा index.js एंड इसके बाद जो भी मैं कोड लिखूंगा वो इसके अंदर लिखूंगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो भी आप ऐप से रिलेटेड कोड लिखते हैं वो एसआरसी फोल्डर के अंदर ही डालते हैं। तो यहाँ पर index.js में मैंने खोल लिया और यहाँ पर मुझे दो चीज़ पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो पहला होता है मेरा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड सेकंड वन होता है मेरा इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। तो आप ये लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ IMR टाइप किया और ये पूरी लाइन जो है टाइप हो गई। तो आप उसके लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है यहाँ पर ES7 रिएक्ट स्निपेट। ठीक है, यहाँ पर आप ES7 टाइप करेंगे तो रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल के स्निपेट्स जो है आपको मिल जाएंगे और इसके नीचे जो है कि इसको कैसे यूज़ करना है आपको उसके स्टेप भी लिखे होंगे कि IMP लिखने से क्या होगा और फर्दर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो वापस आते हैं अपने फाइल के ऊपर और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर पहला फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल फंक्शन का ही सिंटैक्स फॉलो करना है। तो यहाँ आपको लिखना होगा फंक्शन कीवर्ड एंड इसके बाद लिखना होगा अपनी ऐप, मेरा फंक्शन का नाम जो है, एंड यहाँ पर ये रिटर्न करता है कुछ JSX। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ मेरा एक फंक्शन बनकर तैयार हो गया है बट ये अभी काम नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर जो है रिएक्ट डॉम
इंपोर्ट किया था, इसका भी कुछ पर्पस है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी जो index.html फाइल है, मैंने बताया था आपको कि ये आपकी मेन फाइल होती है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके कंपोनेंट को सर्व करती है। तो आपका एक मेन कंपोनेंट एक ऐप में होता है जिसके अंदर आप सारे कंपोनेंट को क्या करते हैं, इनर्स करते हैं, यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आईडी रूट है ये आपका माउंट पॉइंट है आपकी ऐप का, ठीक है। अगर जो भी आप कोड लिखेंगे, जो भी आप इस तरह से फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बनाएंगे, तो उसमें से एक ऐसा मेन कंपोनेंट होगा आपका जो इस फाइल को यहाँ पर आके सर्व करेगा, और फिर आपकी जो कंपोनेंट्स है वो रेंडर होना होंगे, स्टार्ट होंगे यूजर की स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, बताना होगा कि मुझे इस फाइल को रेंडर करना है, इस कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो मुझे react dom डॉट रेंडर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये लेगा कि मुझे किस कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। तो मेरा यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है, तो मैं जो है यहाँ पर ऐप जो है सिंपली पास कर देता हूँ। सो दूसरा आर्गुमेंट आपको पास करना होता है कि आपको किस जगह पर इसको रेंडर करवाना है, ठीक है। तो मैंने जैसे उसको आईडी यहाँ पर रूट दे रखी है, तो मुझे यहाँ पर इसको रेंडर करवाना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है रूट यहाँ पर पास कर दूंगा। इसको मैं सेव कर दूंगा, और यहाँ पर आप npm start यहाँ पर टाइप कर देंगे, मैंने ऑलरेडी टाइप करा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा जो है आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मेरे को आउटपुट मिल गया है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कंसोल में चलते हैं अपने, और यहाँ पे एलिमेंट्स में आते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर div id जो रूट है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर एक यहाँ पर जो है कंपोनेंट जो मैंने वहाँ से रेंडर करवाया था, उसका यहाँ पर div जो है ऐड हो गया हेलो वर्ल्ड नाम से, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बताया कि ये माउंट पॉइंट है, तो जो भी कंपोनेंट आप मेन कंपोनेंट आप रेंडर यहाँ पर रेंडर करवाते हैं react dom डॉट रेंडर से, वो आके यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये तो रहा अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाने वाली बात। अब दूसरा जो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है बहुत ज़्यादा, वो इस चीज़ को लेकर होता है कि ये क्या है, यहाँ पर हमने HTML लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी HTML नहीं है, ये है आपकी JSX। तो JSX आप में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों को डाउट भी हो रहा होगा कि हाँ यार सिंटेक्स क्या होता है इसका, आप कुछ नई चीज़ लेकर आया है, दोबारा सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, आप जो HTML लिखते हैं वहाँ पर वही आपको यहाँ पर लिखनी है, बस ये एक सिंटैक्टिकल शुगर ऐड कर दी है आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल में, जिससे आप जो है कोड आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं JSX के बारे में अच्छे से, जावास्क्रिप्ट XML इसको बोलते हैं। इसकी हेल्प से आप जो है रिएक्ट में इजीली लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को। बट एक चीज़ याद रखना कि JSX HTML नहीं है, इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल HTML से, ठीक है। तो समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज क्या होता है कि जो भी आप नॉर्मल कोड लिखते हैं, ठीक है, जो भी आप कोड लिखते हैं ES 2015 में, वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे अगर आप सीधे फॉरवर्ड कर देंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोड आपका ब्राउज़र पे सपोर्ट करे। कई बार ऐसा होता है कि एट दी एंड अपने को रिजल्ट जो मिलता है वो एक एरर मिलता है, तो ये सपोर्ट नहीं करता और आपकी ऐप जो है क्रैश कर जाती है। सो यहाँ पर क्या होता है कि पिक्चर में आता है अपना बेबल, ठीक है। तो बेबल क्या करता है, बेबल आपके 2015 के कोड को लेकर प्रोसेस करता है, एंड देन उसके बाद उसको ES5 में जो है कन्वर्ट करता है, और ये कोड आपका जो है ब्राउजर में रेंडर होता है। सो बेसिकली यही पर्पस है यहाँ पर हमारा बेबल को यूज़ करने का। और जो हमारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं तो वहाँ पर तो चीज़ें सपोर्टेड होती हैं, बट कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखने को मिलती, तो बेबल वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और JSX को भी ये क्या करता है, ट्रांसपाइल करता है और एक नॉर्मल कोड में जो कि ब्राउज़र समझ सके उसमें कन्वर्ट करता है, बिकॉज आपकी JSX जो होती है नॉर्मल ब्राउज़र नहीं समझ सकता, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। चलते हैं अब यहाँ पर टाइप करते हैं babel.js.io। तो यहाँ पे babel.js.io जो है सर्च करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल कोड टाइप करेंगे। तो हमारा नॉर्मल कोड था, हमने जो फंक्शन बनाया था ऐप नाम का, वो बना लेते हैं वापस से। एंड इसके बाद इसके अंदर जो है लिख देते हैं रिटर्न div हेलो वर्ल्ड। इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने इतना अपना फंक्शन डाल लिया, बट आपने देखा कि ये यहाँ पर ट्रांसफाइल होके यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये कुछ अलग तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो पहला है यहाँ पर react.create element,
ठीक है। इसके बाद पहला यहाँ पर गया है आर्ग्यूमेंट div, जो कि हमारा ये रैपर था, दूसरा हमारा नल गया है, तीसरा यहाँ पर जो कंटेंट था तो ये गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों में से कई लोग ये कहेंगे कि यार एक काम करते हैं ना कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से जब ये सीधे हम लोग सीधे पास कर सकते हैं तो हमें फिर ये JSX लिखने की जरूरत क्या है, हम लोग तो यही यूज कर सकते हैं। बट लेट से कि आपने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ना लिखा होता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंटेंट होता। लेट से यहाँ पर आप एक जो है लिस्ट बना रहे होते और इसमें मैं कुछ लिख देता, li ऐड कर देता कि इसको बोलता मैं 1 और यहाँ पर जो है li क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद एक और li ऐड कर देता हूँ और यहाँ ले देता हूँ 2, इसके बाद इस li को भी क्लोज कर दूंगा, इसके बाद यहाँ पर एक और li यूज करता हूँ और यहाँ ले देता हूँ 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे लिए ये चीज़, ये कंपोनेंट बनाना। ठीक है, अगर आप ये प्रोसीजर यूज करते कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में पहला आर्गुमेंट div पास करते, दूसरा नल और तीसरा यहाँ पर एम्प्टी है और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर एक और यहाँ पर फंक्शन पास किया हुआ है एंड देन उसके अंदर एक और फंक्शन पास किया हुआ है, जो उसके अंदर एक और फंक्शन पास किया हुआ है, तो अपना कोड लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। सो बेबल क्या करता है, आपको इजिली अलाउ करता है कि आप JSX लिख सकते हैं। एंड आपने यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपने HTML लिखी हुई है, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, बट आपने यहाँ पर देखिए आउटपुट कुछ डिफरेंट मिल रहा है एंड अपने को इतना कॉम्प्लेक्स कोड भी लिखना नहीं पड़ रहा है। तो बेबल बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और JSX आपका काम जो है बहुत ज़्यादा इजी बना देती है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है JSX को यूज़ करना। कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं बेसिकली JSX और HTML में। ऐसा नहीं है कि यार जब मैंने बताया भी कि हाँ ठीक है JSX अगर HTML नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ डिफरेंसेस होते होंगे। यहाँ पर पहला डिफरेंस जो आता है स्टाइलिंग ऑफ एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट की स्टाइलिंग जो है वो करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है आपका JSX में। चलते हैं अपने कोड एडिटर में और देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर स्टाइलिंग करने का तरीका है वो डिफरेंट कैसे है। तो जैसे आप लोग अगर HTML लिख रहे होते, तो जैसे HTML यहाँ पर हमने लोग लिख रहे थे, तो इसमें हम लोग जो स्टाइलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं, लेट सपोज करते हैं कि HTML फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टाइल एंड इसके बाद यहाँ पर जो है कलर यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग रेड और इसको जो है क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, टाइप प्रॉप वैल्यू मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। और अगर मैं देखूँ तो मेरा ये जो कलर है यहाँ पर, अगर मैं कलर दिखाऊँ रिफ्रेश करूँ तो ये जो है वैसा ही रहेगा एंड इवन यहाँ पर जो है मेरा आउटपुट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कंसोल में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर एरर भी मिलेगा। ठीक है, द अबव एरर अकर्ड इन द div कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर div में मेरा एरर आया है और एरर को अगर मैं दिखाऊँ आपको इसको थोड़ा छोटा करके, तो द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यू नॉट अ स्ट्रिंग। तो आप लोगों को ये वाला कुछ जो है सिंटेक्स यूज करना पड़ता है। तो हम लोगों को जो स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है वो ऐसे नहीं कर सकते। आप लोगों को जो भी पास करना है आपको वो ऐसे पास नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डबल करली ब्रेसेस लगाने हैं एंड इसके अंदर लिखना है अपने को कलर। ठीक है, सिंपली तो कलर लिख देते हैं यहाँ पर और इसको वैल्यू जो दे देते हैं वो दे देते हैं रेड। और तो इसको अगर मैं सेव करूँ आपको, तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देखना, ये रिफ्रेश कर देता हूँ इसको और यहाँ पर जो है कलर जो है मेरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैंने जो है प्रीवियस वाला सिंटेक्स ना फॉलो करके ये वाला सिंटेक्स फॉलो करा है। ठीक है, पिछले वाला सिंटेक्स जो दिखाया था आपको मैंने वो कुछ इस तरीके से था, तो इस सिंटेक्स में और यहाँ पर जो मैंने ये सिंटेक्स यूज करा है इसमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल करली बेसिस से पास करना है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका पहला, सबसे पहला स्टाइलिंग का। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर मुझे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो मैं नॉर्मल जो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ कुछ ऐसी। अगर मैं CSS यूज कर रहा होता तो मैं यहाँ पर लिखता बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर मैं इसको सेव कर दूं और अगर आपको दिखाऊंगा मैं आउटपुट, तो यहाँ पर आप आउटपुट देखना ऐड नहीं होगा एंड अगेन एक एरर देगा यहाँ पर इसी चीज़ को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर मेरे को लिखना होता है कैमल केस। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और अगर इसको सब सेव करूँगा तो आप देखना जिसका बैकग्राउंड कलर है वो जो है यहाँ पर रेड हो गया है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काम करता है यहाँ पर स्टाइलिंग JSX वर्सेस HTML में। तो ये हो गया अपना पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो होता है आपका क्लास वर्सेस क्लास नेम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जब एक ऐप बनाया था अपना, या पहले वीडियो में, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर div को एक क्लास नेम दिया हुआ था। ठीक है, तो जनरली जो आप क्लास देते हैं वो HTML में देते हैं, आप ऐसे क्लास लिखते हैं एंड यहाँ पर हम लोग दे देते हैं न्यू क्लास, ऐसे क्लास ऐड कर देते हैं। बट अगर इसको सेव करूंगा, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास लिखूं और आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहाँ पर आप कंसोल में एक एरर देखना, यहाँ पर मिलेगा इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास डिड यू मीन क्लास नेम। तो यहाँ पर हम लोग क्लास यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर अपने को
क्लास नेम यूज़ करना पड़ता है। उसको अगर मैं सेव कर दूंगा, फिलहाल स्टाइलिंग तो ऐड करी नहीं है तो स्टाइल्स तो दिखेंगे नहीं, बट डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पर ये जो एरर है ये हट जाएगा, जो मुझे वहाँ पर वार्निंग मिल रही थी। तो यहाँ पर दूसरा डिफरेंस अपना ये होता है। सो तीसरा जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर वेरिएबल रेफरेंस का। ठीक है, आप JSX में वेरिएबल को रेफर कर सकते हैं बट HTML में नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक चीज दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर डिफरेंस दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बनाता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पर जो है मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको एज एन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू स्टोर करूंगा। तो यहाँ पर जो है कलर नाम देता हूँ उस प्रॉपर्टी का, और यहाँ पर जो है कलर में जो है यूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो है रेड यहाँ पर पास कर देता हूँ। और यहाँ पर जो स्टाइलिंग की थी ना मैंने, अब यहाँ पर नॉर्मल मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, मैं सीधे वेरिएबल रेफर करा लूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, जैसा पता था, और अपने को कर्ली ब्रेस में यहाँ पर कलर को पास कर देना है। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो अब आप देखना यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पर जिसका कलर है वो जो है रेड हो चुका है। सो मैंने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसमें ये मैंने कलर नाम की प्रॉपर्टी में रेड वैल्यू असाइन कर दी, एंड मैंने इस वेरिएबल को ही रेफर करा लिया। ठीक है, ऐसे चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसे चेंज करके यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी कर सकता हूँ। और अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलर भी जो है ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल भी रेफर करा सकते हैं JSX में, जो कि आपका नॉर्मल HTML में पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर डायनेमिक जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपकी वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन से आ रही है, दूसरे कंपोनेंट से आ रही है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर में, जब हम देखेंगे प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स कैसे काम करता है। बट फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि JSX एंड HTML में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, JSX एक सिंथेटिकल शुगर है, जो कि HTML एक हमारा मार्कअप डॉक्यूमेंट है जो हम अलग से यूज करते हैं। सो आई होप सो आपको फंक्शनल कंपोनेंट और यहाँ पर JSX वर्सेस HTML का डिफरेंस अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में, कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में जो है चीज़ें कैसे काम करती हैं। एंड देन हम देखेंगे कि स्टेट क्या होती है, जो कि मैं बात कर रहा था कि स्टेटफुल और स्टेटलेस कैसे हमने बनाया फंक्शन को। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट जो है आगे मिलता रहे, ऐसी वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आते रहें।